तो आज से हम लोग प्राचीन इतिहास के बारे में चर्चा करने वाले हैं। प्राचीन भारत के इतिहास का अध्ययन शुरू करने से पहले प्राचीन भारत का इतिहास, इसका अध्ययन करने से पहले हम इसके सिलेबस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। प्राचीन इतिहास के पाठ्यक्रम की चर्चा करेंगे हम लोग और उस पाठ्यक्रम के अनुसार एक तरफ से एक तरफ एक एक टॉपिक उठाएंगे और प्रत्येक टॉपिक का गहन अध्ययन करेंगे। तो प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत जो हम लोग पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है पाषाण काल। पाषाण काल के अंतर्गत ही हम लोग पूरा पाषाण काल पढ़ेंगे, मध्य पाषाण काल, और नवपाषाण काल। कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले, कोई भी टॉपिक पढ़ते वक्त हम लोगों का अप्रोच ये होगा कि कोई भी काल होगा, हम उस काल के धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक पक्षों पर चर्चा करेंगे। चूंकि पाषाण काल में धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक, सांस्कृतिक जैसे पक्षों का विकास नहीं हो पाया था, तो हम लोग पाषाण काल के अंतर्गत उन सब टॉपिक की चर्चा नहीं करेंगे और जो होगा वो देखेंगे। अगर कहीं से सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक या सांस्कृतिक पक्षों का साक्ष्य मिलता है तो हम उसकी चर्चा कर लेंगे, लेकिन स्पष्टतः ये नहीं पता चला है कि पाषाण काल में किसी भी प्रकार का समाज, पाषाण काल के अंतर्गत नव पाषाण काल में सामाजिक और आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक पक्षों की झलक देखने को मिलेगी, लेकिन पूरा पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में हम लोगों को ये देखने को नहीं मिलेगा। तो पूरा पाषाण काल के अंतर्गत निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल की चर्चा करेंगे। पाषाण काल की चर्चा करने के बाद जो हमारा अगला और दूसरा टॉपिक होगा वो होगा ताम्र पाषाण काल व महापाषाण काल। ताम्र पाषाण काल व महापाषाण काल। ताम्र पाषाण काल और महापाषाण काल के बाद जो तीसरा हम लोगों का टॉपिक होगा वो सिंधु घाटी की सभ्यता होगी। तीसरे नंबर पे हम सिंधु घाटी की सभ्यता का अध्ययन करने वाले हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता, और सिंधु घाटी की सभ्यता के अंतर्गत भी हम लोग कई सब टॉपिक की चर्चा करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव और विकास, उद्भव व विकास की चर्चा करेंगे। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता के विभिन्न चरण की बात करेंगे, विभिन्न चरण। इसके बाद प्रमुख विशेषताएं, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं, वहाँ की नगरीय विशेषता पे बात करेंगे जो मुख्यतः वहाँ का मुख्य विशेषता नगरीय व्यवस्था थी। इसके अलावा जल निकासी व्यवस्था थी, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो सिंधु घाटी की सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं पे बात करेंगे। प्रमुख विशेषता, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं के बाद हम लोग वहाँ की कला के बारे में देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की कला। इसके बाद जैसा कि हमने बताया कि कोई भी टॉपिक लेने से पहले किसी भी टॉपिक का अध्ययन करते हुए हम लोग वहाँ के सामाजिक दशा, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक दशा के बारे में बात करेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के भी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक, धार्मिक टाइप के टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हम देखेंगे
कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हो गया। इससे पहले उद्भव और विकास के बाद हम लोग का जो दूसरा टॉपिक होगा सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत, इसका काल निर्धारण होगा। काल निर्धारण, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बारे में हम लोग सिंधु घाटी की सभ्यता की देन के बारे में बात करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की देन, ये 1 2 3 टॉपिक होने के बाद हम लोगों का जो चौथा टॉपिक होगा प्राचीन इतिहास के अंतर्गत, जो चौथा हम लोगों का टॉपिक होगा, चौथे नंबर पे हम आर्य एवं वैदिक काल पढ़ेंगे। आर्य एवं वैदिक काल की चर्चा करेंगे। चौथे टॉपिक में आर्य एवं वैदिक काल की चर्चा करते हुए इसके अंतर्गत जब जो हम सब टॉपिक की चर्चा करेंगे उसमें पहला टॉपिक होगा आर्यों का मूल निवास क्या था। तो इसके अंतर्गत जो हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे आर्यों का मूल निवास। आर्यों का मूल निवास। दूसरे नंबर पे हम लोग देखने वाले हैं आर्यों, भारत में आर्यों का प्रसार। भारत में आर्यों का प्रसार। इसके बाद वैदिक काल के अंतर्गत या आर्य एवं वैदिक काल के अंतर्गत जो हम लोगों का तीसरा टॉपिक होगा वैदिक साहित्य होगा। वैदिक साहित्य को लेकर हम लोग चर्चा करने वाले हैं तीसरे नंबर पे आर्य एवं वैदिक काल नामक टॉपिक के। तीसरे नंबर पे वैदिक साहित्य की चर्चा करेंगे। वैदिक साहित्य, और वैदिक साहित्य के बाद हम लोग चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति की चर्चा करेंगे, जो आर्य एवं वैदिक काल के ही अंतर्गत आता है, चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति। तो जो चौथा हम लोगों का सब टॉपिक होगा वो होगा चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति। चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति। इसके बाद जो पांचवा हम लोगों का टॉपिक होगा वहां का राजनीतिक पक्ष, सामाजिक पक्ष। जैसा कि हम लोग बात कर चुके हैं कि हर टॉपिक के राजनीतिक पक्ष, सामाजिक पक्ष, धार्मिक सांस्कृतिक पक्ष की चर्चा करेंगे। तो पांचवें नंबर पे हम लोग देखेंगे कि आर्य या वैदिक काल का राजनीतिक पक्ष, वहां का राजनीतिक दशा किस प्रकार से थी, तो वहां की राजनीतिक दशा पे बात करेंगे। राजनीतिक दशा, राजनीतिक दशा के बारे में बात करने के बाद जो वैदिक काल के अंतर्गत जो हम लोगों का छठवां टॉपिक होगा वो सामाजिक पक्ष होगा, सामाजिक दशा होगा, सामाजिक दशा। सातवें में आर्थिक दशा देखेंगे, और आठवें में वहां का धार्मिक या सांस्कृतिक दशा देखेंगे। सांस्कृतिक दशा के बारे में बात करेंगे। आठवें टॉपिक के बाद जो हमारा अगला टॉपिक होगा वैदिक काल के अंतर्गत, वो सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल का तुलना करेंगे हम लोग। सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल की तुलना करेंगे हम लोग 9वें टॉपिक में। सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक काल, इन दोनों की तुलना करने वाले हैं। इन दोनों की तुलना करने के बाद जो वैदिक काल की सबसे प्रमुख विशेषता थी वो अंतिम में हम लोग देख लेंगे, वर्ण व्यवस्था का क्रमिक विकास। वर्ण व्यवस्था का क्रमिक विकास। इसके बाद
जो हम लोगों का पांचवा टॉपिक होगा, प्राचीन इतिहास में, प्राचीन भारत के इतिहास में पांचवें नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे महाजनपद काल। महाजनपद काल। अब इसी महाजनपद काल के अंतर्गत जो हम लोग पढ़ेंगे वो राज्य निर्माण का प्रारंभिक चरण होगा। राज्य निर्माण का प्रारंभिक चरण। राज्य निर्माण के प्रारंभिक चरण की हम लोग चर्चा करने के बाद महाजनपद काल में दूसरे नंबर पे हम जिस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं वो गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली है। प्राचीन भारत में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली। प्राचीन भारत में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली। इसके बाद तीसरे नंबर पे हम लोग वही सामाजिक दशा, आर्थिक दशा, धार्मिक दशा तीनों देखेंगे। तीसरे नंबर पे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व धार्मिक, और धार्मिक पक्षों पे बात करेंगे जो कि महाजनपद काल से संबंधित होगा। तीसरे नंबर के बाद जो चौथा हम लोगों का टॉपिक होगा, जबकि महाजनपद काल को ही द्वितीय नगरीकरण के नाम से जाना जाता है, लेकिन अलग से हम लोग द्वितीय नगरीकरण टॉपिक करके हम इस पे चर्चा करेंगे। चौथे चौथे नंबर पे द्वितीय नगरीकरण। द्वितीय नगरीकरण के बाद जो हम लोगों का अगला टॉपिक होगा, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। महाजनपद काल के बाद का अगला हम लोगों का जो टॉपिक होगा वो मगध साम्राज्य का उत्कर्ष होगा। और मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के अंतर्गत ही हम लोग ईरानी और मकदूनियाई आक्रमण को पढ़ने वाले हैं। ईरानी और मकदूनियाई आक्रमण में, मकदूनियाई आक्रमण के अंतर्गत हम लोग सिकंदर का आक्रमण पढ़ेंगे, और सिकंदर के आक्रमण के कारण और सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव भारत में हम लोग देखने वाले हैं। तो जो छठवां हम लोगों का टॉपिक होगा वो मगध साम्राज्य का उत्कर्ष होगा। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। इसी के अंतर्गत हम लोग ईरानी और मकदूनियाई आक्रमण को पढ़ लेंगे। ईरानी आक्रमण, मकदूनियाई आक्रमण को इसी के अंतर्गत हम लोग पढ़ लेंगे, और सिकंदर के आक्रमण के प्रभाव और कारण पर भी इसी टॉपिक के अंतर्गत चर्चा कर लेंगे। उसके बाद जो सातवां हम लोगों का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा वो होगा प्राचीन भारत में नवीन धर्मों का उदय। प्राचीन भारत में नवीन धर्मों का उदय, या फिर प्राचीन भारत में धार्मिक और सामाजिक आंदोलन। प्राचीन भारत में सामाजिक और धार्मिक आंदोलन। इसके अंतर्गत हम लोग जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा हम लोगों का टॉपिक वो होगा नवीन धर्मों का उदय, और दूसरे नंबर पे होगा बौद्ध धर्म, और तीसरे नंबर पे होगा जैन धर्म। इससे प्राचीन भारत में सामाजिक और धार्मिक आंदोलन के अंतर्गत जो नवीन धर्मों का उदय होगा
इसके अंतर्गत नवीन धर्मों के उदय के अंतर्गत हम लोग नवीन धर्मों के उदय के कारण पे चर्चा कर लेंगे। नवीन धर्मों के उदय के कारण और अंतिम में लास्ट में इन सब का परिणाम देख लेंगे। और फिर बौद्ध धर्म पढ़ेंगे तो बौद्ध धर्म के अंतर्गत बौद्ध धर्म की शिक्षाएं, बौद्ध धर्म का दर्शन, इसके बाद बौद्ध धर्म की प्रसिद्धि कहाँ कहाँ तक थी, किस तरह से बौद्ध धर्म का पतन हुआ या सीमित हुआ बौद्ध धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म की तुलना करेंगे। और तुलना करते हुए ये हम देखेंगे कि जैन धर्म की अपेक्षा बौद्ध धर्म अधिक प्रसिद्ध हुआ, ये क्यों हुआ, इस बात की चर्चा करेंगे। इसके बाद इन सब टॉपिक पे चर्चा करने के बाद जो अगला हम लोगों का टॉपिक होगा, आठवें नंबर का जो हम लोगों का टॉपिक होगा वो होगा मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत जो हम लोग सबसे पहले नंबर पे पढ़ने वाले हैं वो है मौर्य साम्राज्य के अध्ययन के स्रोत। मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी हमें कहाँ कहाँ से मिलती है, हम इस बात की चर्चा करने वाले हैं मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत पहले टॉपिक पे, मौर्य साम्राज्य के अध्ययन के स्रोत। के अध्ययन के स्रोत। उसके बाद दूसरे नंबर पे मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत दूसरे नंबर पे मौर्य साम्राज्य का विस्तार कहाँ कहाँ तक था, इस बात पे चर्चा करेंगे हम लोग। तो हम लोगों का जो दूसरा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है साम्राज्य का विस्तार। अब मौर्य साम्राज्य के विस्तार के बाद यहाँ का समाज, अर्थव्यवस्था, धार्मिक और राजनीतिक या मौर्य प्रशासन के बारे में चर्चा करेंगे। वो धार्मिक मौर्य साम्राज्य के धार्मिक पक्ष के अंतर्गत आ जाएगा। तो इसके बाद मौर्यकालीन समाज, वहाँ की धार्मिक स्थिति, राजनीतिक, इसी के अंतर्गत हम लोग मौर्य प्रशासन के बारे में बात कर लेंगे। मौर्यकालीन प्रशासन, मौर्य प्रशासन की चर्चा करेंगे हम लोग। समाज, धर्म, राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था पे भी चर्चा करेंगे हम लोग, जो कि मौर्य साम्राज्य से संबंधित होगा। इसके बाद मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत जो हम लोगों का चौथा टॉपिक होगा, मौर्य राज्य की प्रकृति, उसका स्वरूप क्या था मौर्य साम्राज्य की, तो उसकी प्रकृति या स्वरूप पे बात करेंगे हम लोग। इसके बाद जो हम लोगों का पांचवा टॉपिक होगा वो अशोक का धम्म होगा। अशोक के धम्म के बारे में हम लोग चर्चा करने के बाद जो छठवें नंबर पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो अशोक के प्रशासनिक सुधार और जन कल्याणकारी कार्य। क्योंकि अशोक ने अपने धम्म में ही जन कल्याणकारी संबंधित बातें कही थी। तो इसमें तो जन कल्याणकारी संबंधित उनके विचार तो आएंगे ही आएंगे, अलग से हम लोग अशोक के प्रशासनिक सुधार एवं जन कल्याणकारी कार्य को देख लेंगे। अशोक का प्रशासनिक सुधार और जन कल्याणकारी कार्य। इसके बाद सातवें नंबर पे अशोक की महानता के विभिन्न पक्ष हम देखेंगे। अशोक की महानता के
विभिन्न पक्ष, विभिन्न पक्षों की चर्चा करेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग अशोक मौर्य साम्राज्य विस्तार, अशोक के अभिलेख के बारे में अलग से चर्चा नहीं करेंगे। मौर्य साम्राज्य के अध्ययन के स्रोत के अंतर्गत ही हम अशोक के अभिलेखों की चर्चा कर लेंगे यहीं पे। तो अलग से अशोक के अभिलेख नामक टॉपिक पे चर्चा नहीं करने वाले हैं, तो उसी में हो जाएगा हम लोगों का। 7वें नंबर के बाद जो हम लोगों का 8वां नंबर का टॉपिक होगा मौर्यों की विदेश नीति। 8वें नंबर का हम लोगों का टॉपिक मौर्यों की विदेश नीति पे होगी। मौर्यों की विदेश नीति। इसके बाद मौर्य साम्राज्य के विघटन के कारण पे हम लोग चर्चा करेंगे। मौर्य साम्राज्य इतना बड़ा साम्राज्य, इतने बड़े क्षेत्र में फैला हुआ साम्राज्य का पतन कैसे हो गया, इस पतन के कारण की चर्चा करेंगे। तो मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण, मौर्य साम्राज्य का पतन। पतन के साथ हमारा मौर्य साम्राज्य का जो टॉपिक है मौर्य साम्राज्य नामक, ये समाप्त होगा। उसके बाद मौर्य साम्राज्य के बाद, मौर्य साम्राज्य के बाद की स्थिति पे हम लोग चर्चा करेंगे 9वें टॉपिक पे। जो हम लोगों का 9वां टॉपिक होगा मौर्य साम्राज्य के बाद, यानी कि मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल 9वां टॉपिक हम लोगों का मौर्योत्तर काल होगा। मौर्योत्तर काल के अंतर्गत हम लोग अंधकार युग की संकल्पना पे बात करेंगे। पहला टॉपिक होगा मौर्योत्तर काल के अंतर्गत अंधकार युग की संकल्पना। अंधकार युग की संकल्पना। उसके बाद दूसरे नंबर पे हम लोग पुष्यमित्र शुंग की बात करेंगे। पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग, यानी कि शुंगों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। कलिंग के बारे में चर्चा करेंगे मौर्योत्तर काल में ही, तीसरे नंबर पे कलिंग। कलिंग का खारवेल शासक, कलिंग के बारे में चर्चा करते हुए कलिंग के खारवेल शासक के बारे में विशेष रूप से चर्चा करेंगे। कलिंग का खारवेल शासक। इसके बाद यूनानी हिंद यूनानी या हिंद यवन शासक पे चर्चा करने वाले हैं मौर्योत्तर काल में, चौथे नंबर पे। चौथे नंबर पे हिंद यवन शासकों पे चर्चा करने वाले हैं। हिंद यवन या हिंद यूनानी शासकों पर चर्चा करने वाले हैं मौर्योत्तर काल के अंतर्गत। मौर्यों के बाद के इतिहास में पहले नंबर पे हम लोगों का होगा अंधकार युग की संकल्पना, दूसरे नंबर पे पुष्यमित्र शुंग, तीसरे नंबर पे कलिंग का खारवेल शासक, और चौथे नंबर पे हम लोगों का हिंद यूनानी शासकों पर चर्चा होगा। इसके बाद शक एवं पहलव नामक टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे, जो कि 5वें नंबर पे होगा। 5वें नंबर पे शकों एवं पहलवों पे बात करेंगे। शक एवं पहलव, शक एवं पहलव पे चर्चा करेंगे। इसके बाद कनिष्क कुषाण वंश की बात करेंगे। तो कुषाण वंश में विशेषकर कनिष्क के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। 6वें नंबर पे कुषाण या कनिष्क, कुषाण वंश की चर्चा करेंगे।
जिसमें विशेष रूप से कनिष्क के बारे में देखेंगे। इसके बाद सातवाहन वंश की चर्चा करेंगे छठवें नंबर पे। 1 2 3 4 5 6 सातवें नंबर पे हम लोग सातवाहन वंश की चर्चा करने वाले हैं। सातवाहन वंश। अब सातवाहन वंश के बाद मौर्यकालीन राजनीतिक व्यवस्था, मौर्यकालीन आर्थिक व्यवस्था, सॉरी, मौर्योत्तरकालीन राजनीतिक व्यवस्था, मौर्योत्तरकालीन आर्थिक व्यवस्था, मतलब कि हिंद यूनानी शासकों की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, इनका आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, इनका आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, इन सब का आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक दशा पे बात करेंगे। इसका मतलब मौर्योत्तरकालीन राजनीतिक व्यवस्था। जो 8वें नंबर का टॉपिक होगा, मौर्योत्तरकालीन राजनीतिक व्यवस्था। इसके बाद जो हम लोगों का 9वां टॉपिक होगा, मौर्योत्तरकालीन अर्थव्यवस्था। मौर्योत्तरकालीन अर्थव्यवस्था। उसके बाद राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक, इन तीनों पक्षों पे चर्चा करने वाले हैं मौर्योत्तर काल के संदर्भ में। इसके बाद चूंकि व्यापार और वाणिज्य की चर्चा अलग से एक टॉपिक लेकर हम लोग नहीं करेंगे, मौर्योत्तरकालीन अर्थव्यवस्था के अंतर्गत वहां का व्यापार और वाणिज्य, मतलब हिंद यूनानी, शक, पहलव, कुषाण, सातवाहन, इन सब के व्यापार वाणिज्य पे चर्चा करनी है हम लोग, तो अलग से टॉपिक नहीं लेंगे, अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कर लेंगे। उसके बाद जो हम लोगों का 9वां नंबर के बाद जो हम लोगों का 10वां इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, वो होगा गुप्त काल। 10वें नंबर पे हम लोगों का टॉपिक हो गुप्त काल। गुप्त काल के अंतर्गत सबसे पहले नंबर पे हम लोग गुप्त की उत्पत्ति एवं मूल निवास, गुप्त की उत्पत्ति एवं मूल निवास जानने से पहले हम लोग सबसे पहले नंबर पे गुप्तों की जानकारी के स्रोत पे चर्चा कर लेंगे। गुप्तों की जानकारी के स्रोत, क्योंकि हम लोगों को एक और टॉपिक लेना था जो प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी के स्रोत, उसका नाम होना चाहिए था। इस नाम से हम लोगों को एक अलग से टॉपिक लेना चाहिए था, क्योंकि हम लोगों ने एक अलग से टॉपिक इस पर नहीं लिया है, इसलिए कोई भी कोई भी काल, कोई भी समय, किसी भी वंश के बारे में चर्चा करने से पहले हम लोगों का उसके अंतर्गत जो पहला ही टॉपिक होगा वो उस काल, उस शासन व्यवस्था या उस राजवंश की जानकारी के स्रोत को लेकर होगा। जैसे कि मौर्यों के बारे में उनकी जानकारी के स्रोत में हम लोग, स्रोत के संदर्भ में हम लोगों ने पहला टॉपिक लिया, उसी प्रकार गुप्त काल के संदर्भ में हम लोग गुप्तों की जानकारी के स्रोत पहले नंबर पे पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो होगा एक शक्ति के रूप में गुप्तों का उदय, गुप्तों की उत्पत्ति एवं मूल निवास। तो दूसरे नंबर पे जो हम लोगों का टॉपिक होगा वो गुप्तों की उत्पत्ति से होगा और उनका मूल निवास क्या था, इस बात पे चर्चा करने वाले हैं। गुप्तों की उत्पत्ति एवं मूल निवास। गुप्तों की उत्पत्ति एवं मूल निवास। इसके बाद गुप्तों
के संदर्भ में ये देखेंगे कि शक्ति के रूप में गुप्तों का उदय प्राचीन भारत में, गुप्तों का एक शक्ति के रूप में उदय, एक शक्ति के रूप में गुप्तों का उदय। इसके अंतर्गत हम लोग ये सब देख लेंगे कि गुप्त इतने शक्तिशाली कैसे हो गए। गुप्तों के उत्कर्ष के कारणों पे हम लोग चर्चा कर लेंगे यहाँ पे। इसके बाद जो हम लोगों का अगला टॉपिक होगा वो होगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बाद कुमार गुप्त के बारे में चर्चा कर लेंगे। कुमार गुप्त की ऐतिहासिकता पे चर्चा कर लेंगे। कुमार गुप्त की ऐतिहासिकता। इसके बाद गुप्त काल के अंतर्गत हम लोग स्कंद गुप्त को पढ़ लेंगे। यहाँ पे प्राचीन भारत के इतिहास के पाठ्यक्रम की चर्चा करते हुए किसी भी काल के संदर्भ में किसी भी सब टॉपिक, अगर कोई भी सब टॉपिक अगर हम लोगों से यहाँ पे मिस हो जा रहा है तो उस समय, जिस समय हम लोग उस काल की चर्चा कर रहे होते हैं, विशेष उस काल के सिलेबस की चर्चा, उस काल के बारे में कि हम लोग उस काल के अंतर्गत किन किन टॉपिकों पे बात करने वाले हैं, उसकी चर्चा फिर से कर लेंगे। तो जो यहाँ पे छूटा रहेगा उसको वहाँ पे मिला लेंगे। तो स्कंदगुप्त के बारे में जानेंगे हम लोग। स्कंदगुप्त के बाद गुप्त साम्राज्य का पतन देखेंगे। गुप्त साम्राज्य का पतन, गुप्तों की प्रशासनिक व्यवस्था, जो कि गुप्त काल के राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत आएगा। गुप्तों की प्रशासनिक व्यवस्था यानी कि राजनीतिक व्यवस्था, उसके बाद वहां का समाज, वहां का अर्थव्यवस्था, वहां का धर्म, इन सब टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। प्रशासनिक व्यवस्था के बाद धार्मिक, राजनीतिक और अर्थ यानी कि आर्थिक व्यवस्था पे वहां की चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद द्वितीय नगरीकरण के पतन के संदर्भ में विभिन्न दृष्टिकोण की चर्चा करेंगे, क्योंकि द्वितीय नगरीकरण महाजनपद काल से माना जाता है। तो उसके बाद से अब तक का जो काल था वो द्वितीय नगरीकरण के अंतर्गत था। तो द्वितीय नगरीकरण के पतन के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न भिन्न प्रकार की बातें स्पष्ट की हैं, बातें प्रस्तुत की हैं। तो उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो उसको सिलेबस के रूप में यहाँ मेंशन नहीं कर रहे हैं, हम वहाँ पे कर लेंगे। गुप्त काल की मौद्रिक अर्थव्यवस्था देखेंगे। गुप्त काल की मुद्रा पे चर्चा करेंगे हम लोग। गुप्त काल की मुद्रा, वहां की करेंसी पे बात करेंगे। गुप्त काल में हम लोग वहां के भाषा एवं साहित्य पे बात कर लेंगे, क्योंकि भाषा और साहित्य को लेकर गुप्त काल काफी आगे था। तो गुप्त काल की भाषा और साहित्य पे चर्चा कर लेंगे हम लोग। और गुप्त काल स्वर्ण युग का काल्पनिक या वास्तविक था। मतलब कि गुप्त काल को जो स्वर्ण युग कहा जाता है, गुप्त काल के बारे में स्वर्ण युग एक शब्द प्रयोग किया जाता है। वो शब्द
काल्पनिक था या वास्तविक था, इस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो गुप्त काल स्वर्ण युग या काल्पनिक या वास्तविक। काल्पनिक या वास्तविक। उसके बाद गुप्त काल के बारे में, चूंकि गुप्तों की जानकारी के स्रोत में ही हम लोग बात करेंगे, लेकिन फाहियान का विवरण एक अलग से टॉपिक ले लेंगे। फाहियान का विवरण गुप्त काल के संदर्भ में था, तो फाहियान के विवरण को हम लोग अलग से एक टॉपिक ले लेंगे और विस्तार पे इस पे चर्चा करेंगे। इसके बाद गुप्त काल के बाद अब हम लोगों का अब अगला टॉपिक जो होगा वो गुप्तोत्तर काल होगा। 11वें नंबर पे हम लोग गुप्तोत्तर काल के बारे में चर्चा करेंगे। गुप्तोत्तर काल, इन सब का टाइम पीरियड हम यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं। जब हम लोग गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल या मौर्य मौर्योत्तर काल पढ़ेंगे तो वहां पे इनके टाइम पीरियड की चर्चा कर लेंगे। तो गुप्तोत्तर काल के अंतर्गत जो हमारा पहला टॉपिक होगा, गुप्तोत्तर काल, गुप्त काल की, जो गुप्त काल का पतन हुआ, पतन के बाद गुप्त काल का जो प्रशासनिक व्यवस्था था, जो राजनीतिक व्यवस्था था, वो विकेंद्रीकृत हो गया। तो इसके वजह से वहां पे गुप्तोत्तर काल में अनेक छोटे छोटे राजवंशों का उदय होना प्रारंभ हुआ। उसी में कुछ बड़े साम्राज्य, कुछ बड़े राजवंश का उदय हुआ और छोटे राजवंश का उदय हुआ। दरअसल ये सभी राजवंश गुप्तों के सामंत माने जाते हैं। तो गुप्तोत्तर काल के अंतर्गत ही हम उन सभी सामंतों या जो नए नए राजवंश सामने आए उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो उसमें जो हम लोगों का पहला राजवंश होगा, मतलब गुप्तोत्तर काल के अंतर्गत जो हम लोगों का पहला टॉपिक होगा, मौखारी वंश पे होगा। मौखारी वंश। मौखरी वंश के बाद हर्षवर्धन की चर्चा करेंगे। हर्ष काल, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के बाद वेनसांग का वर्णन देखेंगे हम लोग। वेनसांग का भारत का वर्णन, भारत के बारे में वेनसांग ने अपनी पुस्तक में, अपने विवरण में किस प्रकार से चर्चा किया है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। वेनसांग का भारत निर्माण या वर्णन। वेनसांग का भारत का वर्णन, वेनसांग ने भारत का वर्णन किस प्रकार से किया है, इस बात की चर्चा करेंगे। उसके बाद वेनसांग तथा फाहियान के भारत विवरण की तुलना कर लेंगे दोनों की। पहले वेनसांग पढ़ेंगे, वेनसांग का भारत का वर्णन पढ़ेंगे, फिर फाहियान का भारत का वर्णन पढ़ेंगे, फाहियान का भारत का वर्णन पढ़ेंगे। उसके बाद इन दोनों का तुलना कर लेंगे। वेनसांग के भारत का वर्णन और फाहियान के भारत के वर्णन की तुलना कर लेंगे। तुलना करते हुए इनकी समानताओं, इनके वर्णन करने के तरीकों या भारत को इन्होंने क्या बताया, भारत के बारे में क्या लिखा, क्या कहा, इन दोनों की तुलना करेंगे। और तुलना करते हुए इनके वर्णन में क्या समानताएं थी,
क्या विभिन्नताएं थीं, इन पे हम चर्चा करेंगे। इसके बाद गुप्तोत्तरकालीन समाज पे हम लोग चर्चा कर लेंगे। गुप्तोत्तरकालीन समाज, हम फिर से बता दे रहे हैं कि अगर किसी भी काल में, किसी भी प्राचीन इतिहास के किसी भी टॉपिक का सिलेबस का चर्चा करते हुए अगर कोई भी टॉपिक यहाँ पे छूट जा रहा है, तो हम उस समय, जिस समय हम इसको पढ़ रहे होंगे, वहां पे उसको मेंशन कर देंगे। गुप्तोत्तरकालीन समाज के बाद गुप्तोत्तरकालीन धर्म, यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था, यहाँ की अर्थव्यवस्था पे चर्चा कर लेंगे। जैसा कि हमने कहा कि हर समाज, हर काल के बारे में चर्चा करते हुए हम लोग उसके अंतर्गत वहां के सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक संरचना पे चर्चा कर लेंगे। तो गुप्तोत्तरकालीन समाज, धर्म, आर्थिक व राजनीतिक व्यवस्था पे चर्चा करेंगे। व राजनीतिक व्यवस्था पे चर्चा कर लेंगे। आर्थिक, गुप्तोत्तरकालीन चर्चा के बाद नहीं, गुप्तोत्तर काल के अंतर्गत एक और टॉपिक पे हम लोग चर्चा कर लेंगे अंतिम में, लास्ट में, प्राचीन भारत में सूद प्रथा। गुप्तोत्तर कालीन में ये काफी चर्चित था, इसलिए गुप्तोत्तर कालीन में भारत में गुप्तोत्तर कालीन में क्या हम लोग सब ले लेंगे एक साथ, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, इन सभी में अगर शुद्ध व्यवस्था थी, नहीं थी, कैसी थी, क्या थी, इन सब पे चर्चा कर लेंगे हम। तो प्राचीन भारत में सूद प्रथा, प्राचीन भारत में सूद प्रथा पे चर्चा करेंगे। उसके बाद जो हम लोगों का 9वां 10वां जो टॉपिक होगा हम लोगों का, वो होगा दक्षिण भारत का इतिहास। 10वें नंबर पे हम लोग दक्षिण भारत के इतिहास को देख लेंगे। दक्षिण भारत का इतिहास, दक्षिण भारत के इतिहास में हम लोग संगम युग पढ़ेंगे, जिसमें चोल, चेर और पांड्य, संगम युग। इसके अंतर्गत जो पहला टॉपिक होगा वो संगम युग होगा। जो दूसरा होगा वो होगा चालुक्य और पल्लव। चालुक्य व पल्लव के बारे में पढ़ने के बाद दक्षिण भारत के इतिहास में हम लोग एक और टॉपिक लेंगे, जो होगा राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूटों के बारे में हम लोग चर्चा कर लेंगे। राष्ट्रकूट, इसके बाद जो है वो कुछ नहीं है, बस 11-10 प्राचीन भारत के इतिहास में हम लोग 10 टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। और 10 टॉपिक चर्चा करने के बाद जो हम लोगों का बचेगा, प्रारंभिक भारतीय संस्कृति के, जैसे प्राचीन भारत में शिक्षा, शैक्षणिक केंद्र, प्राचीन भारत में भाषा, साहित्य, प्राचीन प्राचीन भारत की विज्ञान प्रौद्योगिकी का विकास, मौर्य काल में कला एवं उसका विकास, मौर्योत्तर काल का विकास, मथुरा, गांधार एवं अमरावती कला, गुप्तकालीन कला, प्राचीन भारत में दर्शन का विकास। इसके बाद 10वें नंबर के बाद हम लोग एक एक टॉपिक करके उसकी चर्चा कर लेंगे, और उसका सिलेबस हम यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहे हैं, और वहाँ पे अध्ययन करते हुए जब हम लोग ये 10 टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग उन सब टॉपिक की चर्चा कर लेंगे जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आज के लिए इतना काफी था। आज हमने
सिलेबस की चर्चा कर लिया कि हम लोग किस किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो कल से जो हम लोगों के सिलेबस का पहला टॉपिक है पाषाण काल, तो हम लोग पाषाण काल का अध्ययन करने वाले हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।